देखिए एक टॉपिक मैंने एक क्वेश्चन कराया था, थोड़ा गलत हो गया था। ध्यान दीजिए, पहले उस क्वेश्चन को करेक्ट कराया था। एक बार इसे ध्यान दो, थोड़ा साइड ओए ओए इधर जा बैठ, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैंने कराया था, गलत हो गया था। उसमें गलती बहुत माइन्यूट सी थी, ध्यान नहीं दिया मैंने उसमें। देखिए देखिए, कोई बोलेगा नहीं भाई, पहले बता रहा हूँ, प्लीज रिक्वेस्ट है, अभी रिक्वेस्ट करो, बाद में बेसिक करूंगा। कह रहा था कि भैया एक डबल स्प्लिट है, ये आपका S1 है, ये आपका S2 है, ये आपका S है। यहां से एक वेव जा रही है, यहां से एक वेव जा रही है, और ये थी आपकी स्पीड, याद है। ये आपका एक पॉइंट P था, ये आपका O डैश था रेफरेंस पॉइंट, और इससे ये दूरी कितनी x थी, x थी ना, x थी, ठीक है। और यहां से यहां तक की दूरी क्या थी, कैपिटल D थी, कैपिटल D थी, ठीक है। तो और ये गिवन है, गिवन क्या था कि SS2 माइनस SS1 बराबर में लैम्डा बाय 4 था, ये था। मतलब बाहर ऑलरेडी पार्ट डिफरेंस है दोनों वेव्स के बीच में, वो इतना है, ठीक है। आपको पता है अंदर एक पार्ट डिफरेंस आता था, वो क्या होता था, याद है बेटा, ये पार्ट डिफरेंस डेल्टा पी इक्वल्स टू में, अगर आपको याद होगा तो डेल्टा पी इक्वल्स टू में एक्स स्मॉल डी अपॉन में कैपिटल डी आता था, अंदर का पार्ट डिफरेंस। और बाहर का पार्ट डिफरेंस आपको ऑलरेडी दे रखा है। तो अगर इन दोनों पार्ट डिफरेंस का सम एन लैम्डा के बराबर होगा तो क्या मिलेगा आपको, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यहां गलती थी, नहीं समझे अभी भी। मैंने पहले क्या किया था कि अंदर का कुल पार्ट डिफरेंस जो था वो एन लैम्डा में जोड़ दिया था गलती, ठीक है। अब देखिए दोबारा मैं बोल रहा हूं, अंदर का पार्ट डिफरेंस जब दो, ये जो अंदर का कुल पार्ट डिफरेंस अगर एन लैम्डा के बराबर होगा तो ही आपको क्या मिलने वाला है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यहां पर देखिए कि डेल्टा पी यानी टोटल पार्ट डिफरेंस इक्वल्स टू में अगर एन लैम्डा होगा तो पॉइंट पी इज द प्लेस ऑफ, पॉइंट पी इज द प्लेस ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर मैंने बोला कि इन दोनों वेव्स के बीच में जो टोटल पार्ट डिफरेंस है वो एन लैम्डा के बराबर होगा तो पॉइंट पी जो है वो किसका प्लेस होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का प्लेस होगा। और आपको बता दूं भैया यहां पर ऑलरेडी पार्ट डिफरेंस कितना है भैया, बाहर लैम्डा बाय 4, और अंदर कितना आना है, ये आना है। तो भैया आर का पार्ट डिफरेंस जो ऑलरेडी दे रखा है वो कितना है, लैम्डा बाय 4, और अंदर एक और पार्ट डिफरेंस क्रिएट हुआ डेल्टा पी, और उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, एन लैम्डा के बराबर, लैम्डा बाय 4 प्लस डेल्टा पी की वैल्यू क्या रखी है, आपको पता है कैसे ड्राइव किया था हमने, एक्स स्मॉल डी कैपिटल डी एन लैम्डा। तो भैया एक्स स्मॉल डी कैपिटल डी और एन लैम्डा माइनस लैम्डा बाय आपका 4 हो गया था, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्मॉल डी कैपिटल डी इक्वल्स टू में आपका लैम्डा कॉमन ले लीजिए तो एन माइनस 1 बाय में 4 हो गया। तो एक्स स्मॉल डी कैपिटल डी इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा आपका, लैम्डा 4n माइनस 1 अपॉन में क्या हो गया, 4 हो गया। और आपने x की वैल्यू निकाल ली, x क्या पोजीशन क्या है, पोजीशन। तो ये क्या होगा, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन में 4 स्मॉल डी 4n माइनस 1, और यहां पर n की वैल्यू क्या रखनी है आपको, 0 से 0 1 2 3 डॉट 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 ऐसे। तो मतलब ये आ गया आपको मैक्सिमा की पोजीशन। समझ में आई बात नहीं है, क्या गलती थी, दोनों का सम n लैम्डा के बराबर हो तभी क्या मिलेगा भैया, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अभी समझ में आई बात नहीं, बाहर का पॉइंट पी पर क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मैंने उस हिसाब से आपके एक्स की वैल्यू निकाल दी, कोई सा भी आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इस केस में निकालना हो तो एन की वैल्यू उसके हिसाब से रखते जाइए, ठीक है भैया, समझ गया। अब आते भैया, फोटो मैंने ले रखी है, फोटो ले लो जिसको लेने, बाद में कर लेना, मतलब टाइम लग जाएगा हो जाए। तो अब देखिए भैया, अगर इन दोनों का पार्ट डिफरेंस और अंदर का पार्ट डिफरेंस 2n माइनस लैम्डा बाय 2 के बराबर, मैंने क्या कहा कि अगर इन दोनों का पार्ट डिफरेंस जो कि क्या लैम्डा बाय 4 है और इन अंदर का पार्ट डिफरेंस जो कि क्या है डेल्टा पी है, उसकी वैल्यू क्या आ रही है 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2 के बराबर आ रही है। तो पॉइंट पी इज द प्लेस ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। टोटल पार्ट डिफरेंस क्या होगा, लैम्डा बाय 4 तो डेल्टा पी, ये क्या होगा 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 4 लैम्डा बाय 2। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया, और ये क्या होगा 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2। तो ये क्या होगा 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2 माइनस क्या होगा लैम्डा बाय 2, ठीक है। तो आगे सॉल्व कीजिए, आपका आ रहा है बोली नहीं भाई,
स्मॉल डी कैपिटल डी को तुम्हें सॉल्व कीजिए, इसको क्या आएगा, लैम्डा बाई टू और लैम्डा बाई टू कॉमन ले लीजिए दोनों में से, तो अंदर क्या बचेगा 2n-1 और इधर क्या बचेगा -1 बाई स्मॉल डी, तो एक्स स्मॉल डी कैपिटल डी को तुम्हें लैम्डा बाई टू, और ये क्या हो जाएगा आपका सॉल्व करके 4n-1 अपॉन में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अभी इसको सॉल्व कीजिए तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा लैम्डा कैपिटल डी टू स्मॉल डी और 4n-1 और ये 2 इसके साथ आगे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी क्या होती थी कौन से स्टार्ट होती थी 1 2 3, तो इन पॉइंट पर आपको क्या मिलेगा, रिपीट कर लो भैया, अगर पाथ डिफरेंस इसके बराबर आएगा तो दोनों के बीच में क्या होगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब इन दोनों एक तो बाहर देखता है और एक अंदर देखता है, बाहर कितना रखा है अंदर कितना रखा है, इन दोनों का सम इसके बराबर कर दीजिए क्या मिलेगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो आपके बात को सॉल्व कर लिया एक्स की वैल्यू, दैट इज द पोजीशन ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। इसमें 2 आ गए, ठीक है, तो ये था बोलिए गलती क्या हुई थी बोली था, यही था पूरा सेम एग्जैक्ट है क्या, देखिए बोली लैम्डा बाई 2 था ना, क्या था देखियो यही है सेम है, सेम को नहीं आनी चाहिए, इधर गलती है -2 आएगा, यहाँ पे ये यहाँ से ना यहाँ तक सही ना, बस सही तो है, लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 4 में से कॉमन लेगा तो क्या होगा, अब देख लैम्डा बाई 2 माइनस लैम्डा बाई 4 कॉमन लियो, इसको क्या लिखेगा लैम्डा बाई 2 माइनस लैम्डा 2 इंटू में 2 लिखेगा ना, तो ये कॉमन आ गया तो 1 बाय में 2 ही तो आएगा, 1 बाय में 2 ही तो बचेगा, अब 2 खोलने के लिए 2 कंसेप्ट समझ आ गया आपको, मैंने कहा गलती की थी, मैंने गलती की थी भैया, केवल ये ध्यान रखना कि अंदर का कुल पाथ डिफरेंस अगर n लैम्डा के बराबर आए तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और अंदर का कुल पाथ डिफरेंस अगर आपका 2n-1 लैम्डा बाई 2 के बराबर आए तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। अब आपको पता है बाहर से पाथ डिफरेंस ऑलरेडी क्या है ये है, और अंदर का पाथ डिफरेंस ये है जिसकी वैल्यू ये है, इन दोनों का सम अगर आपका 2n-1 लैम्डा बाई 2 के बराबर आए तो क्या होगा डिस्ट्रक्टिव, और 2n लैम्डा के बराबर आए तो क्या होगा, ये नॉर्मल सा कंसेप्ट है, और किसी की भी पोजीशन आपको पता अगर आप n लैम्डा रखोगे पाथ डिफरेंस की वैल्यू 0 से स्टार्ट करोगे, और अगर आपका 2n-1 हो रहा है तो आपका क्या होगा n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी, याद होगा आपको, ठीक है। तो ये कंसेप्ट था, ठीक है, मैंने क्या रखा है वैसे सोल्यूशन पीछे वाले का मैंने फोटो खींच रखी, मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है, देख लेना आप थोड़ी बहुत कैलकुलेशन का मिस्टेक होगी, बाकी कंसेप्ट आपको समझ आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए भैया, देखिए यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक और था, ठीक है, वो कराना रह गया था, ठीक है, भाई प्लीज देखिए कैलकुलेशन मिस्टेक है ना, कैलकुलेशन मिस्टेक है ना, छोड़ कर बात कर लीजिए, बात कर रहा हूँ भैया एक नए टॉपिक की, टॉपिक नहीं है वही आपका वाईडीएससी का टॉपिक है, लेकिन आसान टॉपिक है, आप समझ नहीं पाओगे लेकिन कर रखा है आपने, उसको मैं अलग से करा दे रहा हूँ आपको, लीनियर पोजीशन एंड एंगुलर पोजीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा इन वाईडीएससी, देखिए भैया टॉपिक है, ठीक है,
linear position and angular position of maxima and minima in YDSC। ठीक बेटा, आसान टॉपिक है विशाल, अगर उसे देखना है तो बाहर जाके बैठा देता हूँ, उसे भी तुझे भी, दोनों बाहर जाके देखिए। ठीक है, सही भैया। ये थी आपकी डबल स्लिट, याद है बेटा, ये S1 था और ये S2 था। ये आपकी क्या थी, स्क्रीन, और ये था आपका रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, और ये क्या था भैया, आपको याद है बेटा, XN लिख रहा हूं। पता क्यों XN लिख रहा हूं, क्योंकि आपको बता सकते हैं ये कोई सा भी हो सकता है, पहला मैक्सिमा, दूसरा मैक्सिमा, तीसरा मैक्सिमा, पहला मिनिमा, दूसरा मिनिमा, तीसरा मिनिमा, जो सा भी हो, तो ये XN लिख दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पर थीटा बनता था, याद है, तो इसको लिख रहा हूँ थीटा एन। क्या लिख रहा हूँ, अब समझिएगा इसको क्या कह रहा हूं मैं, और बता देता हूँ यहाँ पर थीटा एन टेंस टू 0। स्मॉल है, क्या एंगल, क्या है भैया, स्मॉल एंगल है, तो आपको पता स्मॉल एंगल केस में थीटा बराबर में tan थीटा बराबर में साइन थीटा, कुछ भी ले सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ये पहले आपको बता रखा है मैंने। ठीक है, ये ले सकते हो अगर थीटा आपका छोटा बहुत ज्यादा। अब देखिए, मैं बोल रहा हूं, मैं बात करता हूं लीनियर मैक्सिमा की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं, यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात कर रहा हूं, और लीनियर पोजीशन की बात कर रहा हूं, लीनियर पोजीशन। तो आपको याद है भैया कि तो क्या थी, एन लैम्डा कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल डी थी, यही थी पोजीशन, लीनियर पोजीशन कहता था इसको। तो मतलब है कि दूरी, लंबाई में, ठीक है। अब इसका मतलब मान लीजिए आप एक रखोगे, सॉल्व करोगे तो ये कुछ आएगा, तो इसका मतलब है ओ से वो उतनी दूरी पर है, मान लीजिए 2 आ गया, इसको सॉल्व करने पर आप पहला मैक्सिमा ढूंढ रहे हो, पहला मैक्सिमा क्या होगा, एन की वैल्यू 1, लैम्डा का रखोगे, कैपिटल डी रखोगे, स्मॉल डी रखोगे, पूरे को सॉल्व करोगे, मान लीजिए 3 मीटर आ गया, क्या आ गया, तो इसका मतलब पहला मैक्सिमा जो है वो ओ से 3 मीटर की दूरी पर है, दैट इज द लीनियर पोजीशन। क्या हो गया ये, मान लीजिए आप दूसरा मैक्सिमा देख रहे हो, दूसरा मैक्सिमा देख रहे हो, तो यहाँ पे एन की वैल्यू क्या रखोगे, 2, लैम्डा कैपिटल डी जो भी इधर रखा होगा आप सब रखोगे, मान लीजिए 9 आ गया, क्या आ गया, तो इसका मतलब ओ डैश, ओ से दूसरे मैक्सिमा की पोजीशन क्या है, 9 मीटर, क्या है, इसे कहते हैं लीनियर पोजीशन। क्या कहते हैं, एंगुलर पोजीशन का मतलब क्या है, ठीक है। पहला मैक्सिमा इतनी दूरी पर आया, क्या आ गया, इतनी दूरी पर पहला मैक्सिमा, ये दूरी को कहते हैं लीनियर पोजीशन। लेकिन जब आप यहाँ से देखोगे तो कुछ एंगल भी तो बन रहा है, देखने के लिए बन रहा है एंगल, इस वाले एंगल में कहते हैं एंगल। तो यहाँ से ओ से लीनियर पोजीशन, ये एंगल क्या कहलाएगा, समझ गया, 10वां मिनिमम आपको मैक्सिमम यहाँ पे मिला, तो ये दूरी क्या कहलाएगी, और ये एंगल क्या कहलाएगा, समझ गया, लीनियर और एंगुलर पोजीशन में अंतर, जो एंगुलर पोजीशन कहलाएगा, और ओ डैश से जो दूरी बन रही है ओ से, वो क्या कहलाएगा भैया, लीनियर पोजीशन। तो आपको लीनियर पोजीशन मैक्सिमम की पता है, ये एंगुलर पोजीशन निकालने जा रहे हैं, देखिए भैया मैंने बता दिया, थीटा जितने भी इन्वॉल्व होंगे सब क्या होंगे, छोटे होंगे, तो एंगुलर पोजीशन, एंगुलर पोजीशन। तो बेटा देखिए मैं एक डायग्राम बना रहा हूं यहाँ पे अलग से, ये क्या बेटा एक्सल, ये क्या है बेटा थीटा एन, ये क्या है कैपिटल डी, क्या है, आपको पता है अगर थीटा बहुत छोटा होता है तो उस केस में बेस और हाइपोटेन्यूज दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है, पता है।
लगी भैया? मिनिमा की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। भाई प्लीज, लीनियर पोजीशन की बात की जाएगी तो फॉर्मूला आपको पता ही है सीधा सीधा, 2n-1 कैपिटल डी लैम्डा अपॉन में 2 स्मॉल डी। याद है? ये लीनियर पोजीशन थी किसकी? मिनिमा की। अरे आपको एंगुलर पोजीशन निकालनी है तो आपको पता है सेक्टर ऑफ सर्कल बन रहा है, ठीक है, और फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है। और यहां पर रख दीजिए इसकी वैल्यू, एक्शन की वैल्यू क्या रखिए बेटा? 2n-1 कैपिटल डी लैम्डा अपॉन में 2 स्मॉल डी अपॉन में कैपिटल डी। डी से डी कैंसिल हो गया। तो जब भी आपको एंगुलर पोजीशन निकालनी होगी मिनिमा की तो आप इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है भैया। और एन की वैल्यू कहां से स्टार्ट करनी है? 1 2 आगे आगे। चलो भैया हो गया, 1 मिनट के अंदर कॉपी कर लो। ओए चलो भैया देखिए, हो गया? हो गया? हो गया भैया, हो गया, मैं समझ रहा हूँ, हो गया आपका, ठीक है। टॉपिक का नाम है भैया देखिए, ओए कोई बोलेगा नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। तो टॉपिक का नाम है भैया डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। आपने इंटरफेरेंस पढ़ा था। इंटरफेरेंस में मैंने देखा था 2 टाइप के इंटरफेरेंस होते हैं, एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दूसरा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यहां पर भी वही होगा लेकिन यहां पर थोड़ा अलग तरीके से होने वाला है, ठीक है। देखिए होता है क्या, डिफ्रैक्शन का मतलब समझिए पहले, ठीक है। देखिए डिफ्रैक्शन डेफिनेशन लिखने से पहले समझिए होता क्या है। ये देखिए मान लीजिए कोई एक कार्डबोर्ड है, ठीक है, और कार्डबोर्ड में एक छोटा सा फाइन सा होल है, ठीक है, और आपने यहां से एक टॉर्च मार दी, यहां से प्यारी सी टॉर्च मारी, और आपको पता लाइट, आपने जब लाइट पहली बार पढ़ा होगा, कौन से चैप्टर में क्लास में पढ़ा था? 10वीं क्लास में मेरे ख्याल से। तो आपने डेफिनेशन पढ़ी थी कि लाइट एक एनर्जी है जो स्ट्रेट पाथ में चलती है ना, लीनियर मोशन, स्ट्रेट रेक्टिलिनियर मोशन करती है। क्या करती है? रेक्टिलिनियर मोशन होता है, सीधी लाइन में चलती है, ठीक है। तो भैया जब आपने टॉर्च मारी तो लाइट कुछ इस प्रकार से, इसका लाइट का प्रकाश, टॉर्च का प्रकाश इस प्रकार से पड़ा, और अगर लाइट रेक्टिलिनियर मोशन करती है मतलब सीधी लाइन में चलती है, तो यहां पर पड़ी एक स्क्रीन, इस स्क्रीन के ऊपर जो ब्राइट स्पॉट बनता वो इतना ही बनता, इसी साइज का। ये थी उम्मीद थी, ठीक है। लेकिन देखा गया भैया कि जैसे ही लाइट यहां पर आई वैसे क्या होगी? बिखर गई। क्या होगी? ऐसे, और लाइट इतने रीजन में फैल गई। ये शैडो रीजन में, ये शैडो रीजन होना चाहिए था, आपको पता है यहाँ पे लाइट नहीं आनी चाहिए थी आपकी उम्मीद के हिसाब से, लेकिन लाइट यहां पर भी पहुंच गई, ठीक है। और ये जो स्पॉट था वो आपका इतना बड़ा हो गया। लेकिन एक बात बता दो भैया, ये जो स्पॉट आया बना है, देखिए सबसे ब्राइटनेस, ज्यादा ब्राइटनेस यहीं पर होगी, सबसे ज्यादा ब्राइटनेस यहां पर होगी, और बाकी जो ब्राइटनेस है वो धीरे धीरे क्या होगी? डल होती जाएगी यहाँ पर, इधर इस रीजन में, ठीक है। ये शैडो रीजन था, लेकिन शैडो रीजन, ये शैडो रीजन है, लेकिन शैडो रीजन में आप देख रहे हो कि भैया लाइट पहुंच चुकी है, लेकिन यहां पर जो लाइट पहुंची है वो ब्राइट और डार्क फॉर्म की, मतलब ब्राइट और डार्क फ्रिंज की फॉर्म में पहुंची है। मतलब यहाँ पर आपको हल्का सा ब्राइट दिखेगा, फिर आगे डार्क दिखेगा, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क। मतलब इस रीजन में क्या हो रहा है? इंटरफेरेंस। और इस रीजन में भी क्या हो रहा है? जहां पर लाइट नहीं पहुंचनी चाहिए थी, जहां पर लाइट पहुंच जाती है, मतलब नहीं पहुंचनी चाहिए थी और वहां पर पहुंच गई, तो वहां पर आपको अलग से इंटरफेरेंस दिख गया, ठीक है। वहां पर आपको इंटरफेरेंस दिखा, और इंटरफेरेंस दिखा तो वहां पे आपको ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क स्पॉट दिख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंस है, वहां पर आपका जैसे ब्राइट होता था वैसे ही बाकी सारे ब्राइट होते थे, एक जैसे ब्राइट होते थे, लेकिन यहाँ पर जो ब्राइट था उसकी इंटेंसिटी ग्रेजुअली क्या हो रही थी? डिक्रीज हो रही थी। जैसे जैसे आप दूर जा रहे हो इंटेंसिटी क्या हो रही है? हल्की होती आ रही है, फेड होती आ रही है। दूसरी बात, वहां पर जो डार्क होता था और जो ब्राइट होता था उसकी एक पर्टिकुलर बाउंड्री होती थी। आप आसानी से बता सकते थे कि ब्राइट यहां तक है, डार्क यहां तक है,
इसे कहते हैं शार्प बाउंड्री। लेकिन यहां पर क्या होता है, सब मिक्स होता है, ठीक है। यहां पर आप शार्प बाउंड्री नहीं देख पाओगे, यहां पर आप देखोगे कि सब क्या है, थोड़ा हैजी टाइप का रखा है, फेड फेड टाइप का, हल्का हल्का, ठीक है, समझ गए भैया। तो यहाँ पे मिक्स होगा, ठीक है, आपको इंटरफेरेंस होगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, आपको ब्राइट और डार्क स्पॉट की पर्टिकुलर बाउंड्री दिखने वाली नहीं है, ठीक है। शैडो रीजन में भी पहुंच गई लाइट, ठीक है भैया। तो लाइट जब किसी भी कॉर्नर से या किसी भी ऑब्स्टेकल से टकराती है तो शैडो रीजन की तरफ क्या करती है, बेंड हो जाती है। जहां पर शैडो होनी चाहिए थी वहां पर भी क्या होगी, मुड़ गई लाइट के। इसी फिनोमेना को हम क्या कहते हैं भैया, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, क्या कहते हैं इसे। ऐसी और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, ठीक है, ये पहला एग्जाम्पल था, ठीक है, ये शैडो। और यहाँ पे ब्राइट इस रीजन में जहां पर शैडो रीजन था वहां पर आपको ब्राइट भी मिला, ब्राइट स्पॉट या ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज दोनों ही मिले, ठीक है, ब्राइट और डार्क। मतलब नहीं यार, जहां तक लाइट फैली रहेगी, जहां तक शैडो तेरे को मिलनी चाहिए थी, शैडो रीजन में ब्राइट और डार्क, हाँ वहां पर, यहाँ पर तो सबसे डार्क ब्राइट रहेगा, ठीक है, सबसे ज्यादा ल्यूमिनेटेड रीजन रहेगा, इसे सेंट्रल मैक्सिमा कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, सेंट्रल मैक्सिमा। यहाँ पर सबसे ज्यादा ब्राइटनेस रहेगी और सबसे ज्यादा चौड़ाई भी इसी की रहेगी, सबसे ज्यादा चौड़ाई भी इसी रहेगी। इधर भी क्या मिलेगा आपको, ब्राइट एंड और डार्क फ्रिंज, ठीक है। लेकिन अभी खैर आगे लिखूंगा इसके बारे में, अभी ये तो हाँ यहाँ पे ओवरलैप, मतलब कोई पर्टिकुलर बाउंड्री नहीं होती। आप ये नहीं बोल सकते कि ब्राइट यहाँ पे खत्म हो रहा है, डार्क यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। देखिए और भी बहुत सारे एग्जांपल है, ठीक है। एक चित्र यहाँ पे बना रहा हूँ, ये चित्र पहला था, पहला एग्जांपल ये होगा, दूसरा एग्जांपल ये, ठीक है, एनसीईआरटी का, कि ये स्लिट है, ठीक है, और आपने टॉर्च यहां से मारी, ये टॉर्च है आपकी, ठीक है, और आपको पता लाइट अगर रेक्टिलिनियर मोशन करती है तो जो ये स्क्रीन पड़ी थी, स्क्रीन, वहां पर ब्राइट स्पॉट की चौड़ाई इतनी होती, ऐसी होती ना। लेकिन भैया लाइट जैसे इस कॉर्नर के कांटेक्ट में आई वैसी क्या हुई, बेंट हो गई। क्या होगी, किधर की तरफ, शैडो की तरफ। तो यहां पर भी क्या मिला आपको, ये शैडो रीजन, शैडो रीजन, ठीक है। ये थी आपको एक्सपेक्टेशन और ये हुई रियलिटी, एक्सपेक्ट कर रखा था आपने, ठीक है, और ये हुई आपकी रियलिटी, ठीक है। क्या हुआ, ठीक है, समझ गए भैया। तो यहां पर भी मिला आपको डार्क एंड ब्राइट, ठीक है, यहां पर भी क्या मिला, डार्क एंड ब्राइट, और यहां पर क्या मिला, सेंट्रल मैक्सिमम। नहीं, डबल होती है, ये प्रूफ करेंगे हम आगे, ठीक है। ये सबसे ज्यादा चौड़ी भी होती है, सबसे ज्यादा ब्राइट भी होती है, ठीक है, स्लिट के बराबर होती है चौड़ाई, हाँ। अरे प्रूफ करेंगे, भी पता लग जाएगा, जो मैक्सिमम नॉर्मल मैक्सिमम बनते हैं उनसे डबल होती है इसकी विड्थ, ठीक है। अब देखिए भैया, तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, the bending of light, bending of light towards towards its shadow when it comes in contact with obstacle is in the order of wavelength of light used। देखिए भैया, इसका मतलब बता रहा हूं भैया, ओए देखिए भैया, कह रहा है कि लाइट का बैंड होना, जब वो लाइट का कहां बैंड होना, शैडो रीजन में, जब कहां पे आती है, किसके कांटेक्ट में आती है, ऑब्स्टेकल के कांटेक्ट में, ठीक है। और उस ऑब्स्टेकल का साइज क्या होना चाहिए, उस वेवलेंथ के ऑर्डर का होना चाहिए। देखिए भैया, समझिए, एक मिनट रुक जाओ। देखिए मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखी है, मैंने कहा कि जो ऑब्स्टेकल होना चाहिए ना, उसका साइज क्या होना चाहिए, लाइट की वेवलेंथ के ऑर्डर का होना चाहिए, मतलब उसके साइज के नियरली होना चाहिए। देखिए आप साउंड, अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ और मेरी आवाज कहीं पर भी टेढ़ी मेढ़ी होकर के किसी भी किनारे पहुंच जाती है, कहीं पर कोई सुन सकता है, आसपास का कोई बंदा सुन लेता है।
इसका मतलब साउंड क्या होती है, इजिली डिफ्रेक्ट हो जाती है, कहीं पर भी मुड़कर निकल जाती है। लेकिन लाइट अगर इस कमरे में जो जल रही है वो परले वाले कमरे में नहीं जलेगी, मतलब उसकी रोशनी वहां पे नहीं पहुंच पाएगी। रीजन होता है, देखिए यहाँ पर एक मैंने लाइन लिखी है, मैंने कहा है कि जो ऑब्स्टेकल होना चाहिए इज इन द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। जिस लाइट की वेवलेंथ आप यूज कर रहे हो, जो भी लाइट आप यूज कर रहे हो, उसी की ऑर्डर का होना चाहिए आपका ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल मतलब कि ये जो कॉर्नर है ये, ठीक है। अब देखिए होता क्या, साउंड इजिली डिफ्रेक्ट क्यों कर जाता है, क्योंकि हम जानते हैं भैया साउंड जो वेव होता है उसकी वेवलेंथ क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बहुत कम होती है। साउंड की वेवलेंथ क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बहुत कम होती है। अब वेवलेंथ ज्यादा है तो आपको पता भी है, यहाँ पे दरवाजे खिड़की विड़की सब है, बड़े बड़े सबका साइज क्या है, बड़ा है, तो सबके साथ ये इजिली डिफ्रेक्ट, क्योंकि ऑब्स्टेकल, ये सारे ऑब्स्टेकल है यहाँ पर जिनका साइज क्या है, काफी बड़ा है, और वेवलेंथ का भी साइज क्या है, काफी बड़ा है। तो इनसे कांटेक्ट करके तुरंत इसका क्या होता है, डिफ्रैक्शन हो जाता है, और ये कहीं पर भी क्या होती है, पहुंच जाती है, और साउंड को इजीली आप ऑब्जर्व कर लेते हो कि भैया साउंड का डिफ्रैक्शन हुआ है। लेकिन लाइट के साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि भैया लाइट इतने बड़े ऑब्स्टेकल के साथ डिफ्रैक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि इनका साइज काफी बड़ा है और लाइट की वेवलेंथ का साइज क्या काफी छोटा है। तो इसलिए लाइट इजीली डिफ्रैक्ट नहीं होती, उसको डिफ्रैक्ट करने के लिए उसी के ऑर्डर का क्या होना चाहिए, ऑब्स्टेकल होना चाहिए, मतलब छोटा होना चाहिए। मतलब हाँ, मतलब उनके बीच के जो गैप होता है ना उसके, हाँ वो खैर मैं आगे डायग्राम बनाऊंगा तो आपको समझा दूंगा, ठीक है। अभी एक स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट में ये चीज ज्यादा क्लियर हो जाती है, ठीक है। तो दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं कि लाइट के साथ डिफ्रैक्शन आपको जल्दी से विजिबल नहीं होता। अगर लाइट के साथ आपको डिफ्रैक्शन देखना है तो ऑब्स्टेकल का साइज और वेवलेंथ लाइट की दोनों की क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, और लाइट की वेवलेंथ क्या होती है, बहुत कम होती है, इसलिए आपको ऑब्स्टेकल का साइज भी क्या होना चाहिए, बहुत छोटा होना चाहिए। अब आसपास आपके इतने छोटे मोटे ऑब्जेक्ट तो होते नहीं है, ठीक है, इसलिए आपको लाइट इजीली डिफ्रैक्ट होती नजर नहीं आती। लेकिन आपका साउंड का वेवलेंथ क्या होती है, काफी बड़ी होती है, इसलिए खिड़की दरवाजे या फिर जो भी बड़ी बड़ी चीजें उनके साथ इजीली इंटरेक्ट करके डिफ्रैक्ट होके वो कहीं पर भी पहुंच जाती है, इसलिए साउंड का डिफ्रैक्शन क्या होता है, ईजी होता है, ठीक है भाई। तो इसे कॉपी कर लीजिए, ऑर्डर मतलब साइज, हाँ वेवलेंथ ये पूरी वेव हुई ना, लिखा हुआ है, हाँ वेवलेंथ लिख देना, वेवलेंथ ऑफ लाइट इज यूज। नहीं वो तो बीम ऑफ लाइट है, लेकिन जो यहाँ पे कांटेक्ट करेगी वो वेव ही तो होगी, ऐसे आएगी ना, इस फॉर्म में आती ना। अगर देखा जाए तो जो हमने रोड बनाया है वो तो वेवलेंथ से काफी ज्यादा बड़ा है। नहीं ये जो कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, ये जिससे कॉर्नर से कांटेक्ट में आई है, वो क्या देख, अगर बड़ी होती तो बड़ी वेवलेंथ होती तो क्या होती, यहाँ से टकरा के निकल जाती। अब छोटी वेवलेंथ है, छोटी वेवलेंथ ये देख, तो अब यहाँ से टकराएगी तो डिफ्रैक्ट होने के चांस होते हैं इसमें, ठीक है। दोनों साइड से टकरा, हाँ दोनों साइड से, नहीं एक साइड से भी हो सकता है, डिफ्रैक्शन वन साइड भी होता है, लेकिन मैं दो ऑब्स्टिकल बना रखा है तो दोनों साइड से बेंट होगी। बना लो भाई बना लो। बेटा पहला नोट, फर्स्ट देयर इज नो शार्प बाउंड्री इन बिटवीन, there is no sharp boundary in between, there is no sharp boundary in between bright and dark spot, bright and dark spot, there is no sharp boundary in between bright and dark spot। दूसरा देखिए, देखिए for diffraction the wavelength of light is in the order of, for diffraction the wavelength of light is in the order of, the wavelength of light is in the order of obstacle size,
थर्ड पॉइंट, in case of diffraction, number of source, the number of source is infinite. यहाँ से वेव निकलती है आपकी S1 S2 जो स्लिट थे ना, स्लिट जो पहले वाइड एसी में दो सोर्स होते थे, S1 S2, यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोर्स होते हैं। यहाँ पर हम वेव फ्रंट को लेके चलेंगे, वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट क्या करता है, फ्रेश सोर्स का काम करता है, तो इसलिए इनफाइनाइट सोर्स लेके चल रहे हैं। अब देखिए भैया, ओए ठीक है, ये पहले मेरी बात सुनिए, पहले इससे रिलेट, और एक बात और बता भाई प्लीज, देखिए बड़ी सीरियस बात है, ठीक है, कि फर्स्ट बुक चल रही है, आ जाइए आप लोग, मुझे पता बहुत महान हो, सबको बहुत कुछ आता है, मुझे पता है। मैं एक बात आपको ये बता दे रहा हूँ कि भैया आप 1 घंटे केमिस्ट्री पढ़ लो या 1 घंटे मैथ पढ़ लो, अगर आप चाहते हो कि आपको मैथ और फिजिक्स के बराबर ही, मैथ और केमिस्ट्री के बराबर ही फिजिक्स आना, तो आप 1 घंटे पढ़ के नहीं कर सकते उसे, आपको 2 या 2.5 घंटे पढ़ने पड़ेंगे 1 घंटे के आउटपुट के लिए। मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ कि भैया यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ, ओए सुन ले, ज्यादा जरूरी बात है, ठीक है, कि टाइम कम है, मैं सही बता रहा हूँ, ठीक है, इसलिए मेहनत ज्यादा करनी चालू कर दो। आप लोगों को ना केवल, आप लोग केवल इरिटेट होते हैं चीजों को लेकर, ठीक है, करते नहीं हो, केवल इरिटेशन होती है, जितनी देर इरिटेट कर रहे हो उतनी देर में 4-5 क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है, और वो 4 वैसे दिन में 50 बार इरिटेट होते हैं तो 50 क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है, तो इसलिए इरिटेशन को साइड रखो, पढ़ाई में ध्यान दो, ठीक है, इतनी मोटी फिजिक्स है अगर देखोगे, ठीक है, और करने बैठोगे अपने आप से तो कुछ नहीं होने वाला। इसलिए भैया अगर रिवीजन क्लास रखी है मैंने और मैं प्रॉपर पढ़ा रहा हूँ तो आना है सब, ठीक है, यहाँ पे मैं बीन नहीं बजाता। और पूछ लेना, कल मैं ऑन टाइम मैंने स्टार्ट की थी क्लास और ऑन टाइम ही खत्म कर दी मैंने क्लास, ठीक है, फालतू का टाइम नहीं लिया। और मैं कल ही क्लास में, पहली क्लास में मैंने चार्ज की प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तक आ गया था। अब कल ही क्लास में मैं पूरा गुलाम स्लो नहीं छोड़, इलेक्ट्रिक फील्ड पूरी पार कर दूंगा मैं, तो इसलिए भैया रेगुलर हो कल की नहीं। और हाँ, कल की टाइम 1 से 2, बहुत 2-3 बैच है भाई, 4 से 5 भी आ जा, 1 से 2, और कल एक ही पहला बैच होगा 1 से 2, दूसरा 2 से 3, और कल भैया कल भाई ओए, कल इसकी कैलकुलेशन जो होगी ये नॉर्मल कैलकुलेशन से हार्ड है, ठीक है, समझना इसमें बहुत सारी चीजों को। मिलता है अगली क्लास में, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।